नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। मणिपुर पर नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर भारत के इतिहास ने भी यही दर्ज किया है कि जब भारत जल रहा था तो नरेंद्र मोदी बांसुरी बजा रहे थे। संसद में सबको इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी की वापसी ने उन्हें असहज कर दिया था। साफ लग रहा था कि वो राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उन्हें लगा हो कि उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति और सार्वजनिक जीवन को बर्बाद कर दिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे राहुल बड़े, उदार और ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरने लगे हैं तो वो क्रोध से तिलमिला उठे। इसका नतीजा हुआ कि मणिपुर पर आए अविश्वास प्रस्ताव में मणिपुर के मुद्दे से पहली फुर्सत में वो भाग खड़े हुए और लगे परिवारवाद पर नैतिक शिक्षा देने। और जब वो इस पर बोल रहे थे तो उनके ठीक बगल में विधायक पंकज सिंह के पिता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे मंत्री अनुराग ठाकुर बैठे थे। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस बैठे हुए थे और सब परिवारवाद पर मोदी के प्रवचन पर ताली पीट रहे थे। परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोरडोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है। अपने बाल बच्चों को टिकट दिलाने, विधायक बनाने, सांसद बनाने के लिए हलकान हुए जा रहे भाजपा के नेता लोग इस लफ्फाजी पर मगन हो रहे थे। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत लच्छेदार भाषण दिया, बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन उनके पास मणिपुर पर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, या कहिए मणिपुर पर उठे असल सवालों से वो भागते नजर आए। राहुल गांधी ने बहुत सीधा आरोप लगाया था, मोदी जी आप मणिपुर को जलते हुए क्यों देखते रहे, आप मणिपुर क्यों नहीं गए, डबल इंजन की सरकार की लफ्फाजी का क्या हुआ, आखिर कौन है उन औरतों का अपराधी जिनके कपड़े उतारकर खेतों में खींच लिया गया। आप सोते क्यों रहे, आपके गृह मंत्री क्यों सोते रहे, आपकी सरकार क्यों सोती रही। मोदी के मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकला, वो इधर उधर की बात करते रहे। परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की पहली हार तो यही थी कि उन्हें संसद आना पड़ा और मजबूरी में आना पड़ा। भले उन्होंने मणिपुर की जनता को अनाथ और अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन संसद में आकर उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा कि वो धृतराष्ट्र की तरह अपने राजमहल में बैठकर इसका तमाशा देखते रहे। वो कुछ नहीं कर सके। सैकड़ों लोगों की मौत, 400 से ज्यादा धर्मस्थलों की आगजनी, 1 लाख से ज्यादा लोगों के बेघर हो जाने पर नरेंद्र मोदी ने न तो कोई जिम्मेदारी की बात की, न तो मणिपुर की महिलाओं को गारंटी दी कि डबल इंजन की सरकार में डबल चीरहरण नहीं होगा, और न ही वहां के लोगों को, नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दी। ऐसा लगा जैसे मंगल ग्रह का कोई नेता धरती पर आकर अपने ग्रह के बारे में प्रवचन दे रहा हो। उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर
आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपने भाषण से जो लंबी लकीर खींची थी, नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान उसे छोटा करने में लगा रहा और इस कोशिश में वो बार बार लड़खड़ा रहे थे। उनकी स्थिति एक ऐसे दयनीय जादूगर की तरह लग रही थी जो बार बार हवा में इस उम्मीद में हाथ लहराता है कि इस बार रुमाल आ जाएगा, इस बार कोई छड़ी आ जाएगी, इस बार कोई चश्मा आ जाएगा, इस बार कोई घड़ी आ जाएगी, लेकिन आता कुछ नहीं है। चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है। ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया, तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया। दरअसल यह नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे बिखरा हुआ भाषण था, क्योंकि जो सवाल उठे थे उनमें से किसी का कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं था। वो लगातार यही कहते रहे कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, नेहरू ने ऐसा किया, इंदिरा ने ऐसा किया, लेकिन खुद मोदी ने मणिपुर में क्या किया, औरतों को निर्वस्त्र किए जाने पर क्या किया, मोदी ने लोगों के घर जलाए जाने पर क्या किया, मोदी ने लोगों को लूटे जाने पर क्या किया, यहां तक कि सुरक्षा बलों के हथियार लूटे जाने पर मोदी ने क्या किया, लाखों गोलियां लूटे जाने पर क्या किया, और यह लूट हुई ही क्यों, इसका कोई जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं था। वो एक असहाय और लाचार नेता की तरह सिर्फ चीख रहे थे, उस मदारी की तरह जो बार बार पुकार लगाता है कि भालू बस कमाल करने ही वाला है, लेकिन भालू सो चुका होता है। आ जाए तो वो वर्णन करता रहता है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। याद कीजिए, मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए बहुत साफ साफ 3 बुनियादी सवाल गौरव गोगोई ने उठाए थे। पहला सवाल, नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल, मणिपुर के हालात पर बोलने में मोदी को 80 दिन क्यों लगे, वो भी अगर महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर खींचे जाने का वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो मोदी अब तक खामोशी रहे होते। और तीसरा सवाल, मोदी जी आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, उनमें ऐसी क्या खास बात है। गौरव गोगोई ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि मोदी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में पूरी तरह फेल हो गई है, ध्वस्त हो गई है, नाकाम हो गई है। इसीलिए 150 लोग मार दिए गए, 5000 घर उजाड़ दिए गए, लगभग 1.5 लाख लोग बेघर हैं, लेकिन मोदी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो देश को भरोसे में लेने से भाग रहे हैं।
उम्मीद थी कि मोदी इस पर एक जिम्मेदार नेता की तरह पेश आएंगे। उनके पास भारत को भरोसे में लेने का एक ऐतिहासिक मौका था जो विपक्ष ने उन्हें थाली में सजा कर दिया था, लेकिन वो एक वाचाल नेता की तरह, एक मामूली प्रवक्ता की तरह अपने आप को पेश करते रहे, जो लगातार सिर्फ एक ही लाइन दोहराता रहता है, मेरा भाषण ही मेरा शासन है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भाषण दूंगा। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी की बखिया उधेड़ डाली थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि आपने मणिपुर को खत्म कर दिया है, आपने मणिपुर को नहीं मारा है, आपने दरअसल मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है, मणिपुर में भारत की सामूहिक आवाज को मारा है, आपने मणिपुर में भारत माता को मारा है और अभी भी आप रोज मारते जा रहे हैं। मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। सबको इंतजार था कि नरेंद्र मोदी इस भंगिमा की संवेदना को समझेंगे और इस पर देश को संबोधित करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगा कि मोदी खुन्नस और बदले की भावना से भरे हुए एक ऐसे नेता हैं जो जलते हुए देश को छोड़कर बांसुरी बजाने लगता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।